ओके उमर, ऑलराइट, आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया या लोकल मार्केट में काम किया? जो भी हम डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स सीख रहे हैं ये सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं। लोकल मार्केट में ये स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते क्योंकि वहाँ पे बजट भी बहुत कम होता है। तो जो काम हम सीख रहे हैं इसकी वर्थ एक एक सोशल मीडिया पोस्ट की अगर आप अपवर्क पे करते हो दैट शुड बी अराउंड $20-25। ओके, लोकल पे किया, ऑलराइट। तो सोशल मीडिया डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है? सोशल मीडिया की हम कोई भी पोस्ट डिजाइन करते हैं, फेसबुक एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती हैं, इंस्टाग्राम के एड्स होते हैं, या कोई भी आपका सोशल मीडिया का एलिमेंट है, उसका पर्पस क्या होता है, हम क्यों डिजाइन करते हैं? स्क्रीन विजिबल है? रमशा स्क्रीन क्लियर है? मुझे बता दो जरा। ओके, ऑलराइट। तो अब मुझे बताओ जरा, सोशल मीडिया डिजाइन क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है? जैसे पॉडकास्ट का मैंने बताया था, पर्पस ये होता है कि आपकी जितनी भी एक ऑडियो कंटेंट है वो आपके ग्राफिक से उसका मैसेज कन्वे होना चाहिए। इसी तरह ब्लॉग पोस्ट होती है, जो भी आपका राइटिंग कंटेंट है दैट शुड डिस्प्ले इन योर मैसेज। डिजिटल मार्केटिंग, ऑलराइट। तो डिजिटल मार्केटिंग का आउटकम क्या होता है अमजद और मास? हम क्यों करते हैं डिजिटल मार्केटिंग? इससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? दैट्स गुड अतिया। सेल्स, ऑलराइट, फॉलोअर्स बढ़ाना। बेसिकली जो सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है दैट्स लाइक अ फोन नंबर। आपका जैसे कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आप सब लोगों के जवाब ठीक है। लेकिन जो एक इसका एक पर्पस है ना, एक टेक्निकल पर्पस, कि हम लोग एब्सोल्युटली राइट अनम, कि हम अपनी ऑडियंस को एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी कैसे कैटर करते हैं, हम उनकी जितने भी क्वेरीज हैं उनको कैसे हम जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया डिजाइन। सोशल मीडिया डिजाइन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। डिफरेंट पर्पस से, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से आप सोशल मीडिया डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे सोशल मीडिया का जो मतलब है वो एक जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, दैट्स गुड अली रजा। बाय द वे, जो आपका गिग इमेज है ना फाइवर पे, वो भी दैट इज अ सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि उससे भी हमारा पर्पस ये है कि हम अपने फॉलोअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, वो लोग जो हमारे गिग तक आते हैं, जिस पर्पस के लिए आते हैं उसको हम कैटर कर सकें। तो जो आज हम टेक्निक्स यूज करेंगे इसको आप अपने गिग इमेज में भी यूज कर सकते हो। बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, एक हमने गिग इमेज की भी प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो आपने एक एक गिग्स बनाए हैं अभी। जिन स्टूडेंट्स ने फर्दर गिग्स बनाने हैं, आपने कोशिश करनी है कि जो आज हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने गिग इमेज डिजाइन करो, और उसके बाद मुझे दिखाओ कि आप लोग किस तरह से बिफोर प्लेसिंग, क्योंकि जब आपका गिग रैंक कर रहा होता है ना, आप उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करते हो, टाइटल चेंज करते हो, या उसके इमेज को चेंज करते हो, तो कुछ दिन के लिए उसकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। इसलिए जब फ्यूचर में आपने गिग्स बनाने हैं, जो भी मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बनाओगे या खुद से कोई बनाओगे, एक दफा मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका इमेज और वो सब चीजें दिखा लेना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। कश्यप कनेक्ट नहीं कर पा रही। रमशा देखें कश्यप का क्या इशू है, वो क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे। ये ओके बेसिक मैम। पर्पस होता है हमारे पास सोशल मीडिया डिजाइन का। पहले हम जनरली डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको प्लेटफॉर्म वाइज बताऊंगी कि फेसबुक की क्या डायनामिक्स हैं, फेसबुक की क्या डायमेंशंस हैं, इंस्टाग्राम की क्या डायमेंशंस है, उस पर सोशल मीडिया की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से आप उनको कैटर करते हैं। तो ये बेसिक 5 पर्पस हैं जिसके लिए हम सोशल मीडिया डिजाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें कॉल टू एक्शन नहीं होता, उसका पर्पस सिर्फ एक फेमिलियरिटी क्रिएट करना है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है। देन आती है इंगेजमेंट वाली पोस्ट, कि आपने अपने ऑडियंस के साथ इंगेज कैसे करना है, इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस तरह से जो है आप, ये आपकी सेकंड टाइप है एंगेजमेंट की। देन हियर कम्स मार्केटिंग। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया डिजाइन जिस पर्पस के लिए किया जाता है वो मार्केटिंग का पर्पस है। फेसबुक एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आपको जो कमर्शियल काम भी ज्यादा मिलेगा। अपवर्क पे, फाइवर पे बहुत ज्यादा काम है, freelancer.com पे डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, उन पोस्ट का जो मकसद होता है वो मार्केटिंग होता है। एंड देन स्पोर्ट, कि आप अपने कस्टमर्स को, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, देखो जो पहले 3 पर्पस थे ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो आपके कस्टमर्स नहीं है। अवेयरनेस भी आप वहां पे क्रिएट करते हैं जहां पे आपका जो ऑडियंस है
दैट इज नॉट योर कस्टमर्स। हाँ, एक केस है जहाँ पे आप अपने ही कस्टमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो तब होती है जब कोई ब्रांड की प्रमोशन चल रही है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करी है, तो तब आप अपने ही कस्टमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पोस्ट डिजाइन करते हैं। और ये तीनों तो वो पर्पसेस हैं जो आपके अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं है। देन सोशल मीडिया के दो पर्पस ऐसे भी हैं जो आपके अपने रिकरिंग, रिटेनिंग करंट क्लाइंट्स के लिए होते हैं, जैसे स्पोर्ट, क्या आप उन्हें किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दे रही है, एंड देन हियर कम्स द फीडबैक। फीडबैक की पोस्ट भी आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो ये बेसिकली 5 तरह के हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट के डिजाइन होते हैं। अभी जितने भी पोस्ट है, इट कुड बी अवेयरनेस पोस्ट, इट कुड बी एंगेजमेंट, इट कुड बी स्पोर्ट, फीडबैक, व्हाटएवर, इन सब का जो 3 की डिजाइन प्रिंसिपल है। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, तो आपको इन डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो आपको इस काम के लिए कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट 5, 10, $50 नहीं देगा, बिकॉज उसका पर्पस पूरा नहीं हो रहा। एफिलिएट एंड डिजिटल मार्केटिंग भी बिल्कुल इसी में आएंगे। देखो, एफिलिएट और डिजिटल मार्केटिंग दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सोशल मीडिया डिजाइन। सोशल मीडिया डिजाइन का जनरली क्या मतलब है कि ऑनलाइन डिजिटल आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी इंगेजमेंट करनी है अपने कस्टमर्स के साथ, फीडबैक सपोर्ट किसी के लिए भी आप डिजाइन कर रहे हो, दैट कम्स अंडर सोशल मीडिया डिजाइन। सोशल मीडिया डिजाइन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप फेसबुक के लिए डिजाइन कर रहे हो, इंस्टाग्राम के लिए कह रहे हो। यही टेक्निक आपकी गूगल एडसेंस में भी यूज होगी। यही टेक्निक जो आज हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और जो भी हम सोशल मीडिया डिजाइन में सीखेंगे, कोई भी एलिमेंट जिसका पर्पस ऑनलाइन प्रेजेंस हो और उसमें कस्टमर्स इन्वॉल्व हो, वहां पे आपके सेम रूल, सेम प्रिंसिपल, सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे। बाय द वे, यही टेक्निक्स अगर आप वेब डिजाइनर है, तो आपका जो सबसे ज्यादा वेब डिजाइन में बिकने वाला स्किल है वो लैंडिंग पेजेस का है। तो यही चीजों को आप लैंडिंग पेजेस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पर्पस एक है ना। हमारा पर्पस ये है कि हमने अपने कस्टमर्स की, अपने फॉलोअर्स की, अपनी क्लाइंट्स की कॉल को आंसर करना है। अब वो कॉल उस किसी के लिए किसी भी वजह से हो सकती है, वो वजह हमने सारी पढ़ ली, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, मार्केटिंग, इट कुड बी एनीथिंग। और ये जो 3 लैंडिंग पेज नुमान होता है, आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाएं जो प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल कर रही हो, तो पहले उसका लैंडिंग पेज आता है जिसमें प्रोडक्ट डिटेल्स होती हैं। किसी को आइडिया है लैंडिंग पेज का, यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया कि लैंडिंग पेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट है, लेट्स से rabiabbas.com ही है, मैं कुछ सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ या मेरी कोई प्रोडक्ट्स हैं, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो बिफोर द वेबसाइट एक पॉपअप पेज अपीयर होगा जिसपे एक सोशल मीडिया डिजाइन की तरह का इमेज आएगा, जिसमें मेन सर्विसेज, मेन प्रोडक्ट्स हाईलाइट होंगी, प्राइसिंग होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली किसी भी वेबसाइट का होम पेज लैंडिंग पेज नहीं होता मुनीबा। होम पेज से पहले जो एक पॉपअप आता है वो आपका लैंडिंग पेज होता है। यस फरहान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस जाहिद, यू आर राइट। तो जो आप किसी भी वेबसाइट पे जब क्लिक करते हैं, उसका यूआरएल एंटर करते हैं, तो भी इससे पहले कि वेबसाइट अपीयर हो, उसका होम पे जाए, एक पॉपअप पेज आ रहा होता है जिसको यूजुअली क्लोज कर देते हैं। उस पर प्रमोशन चल रही होती है, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है या फ्यूचर में वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, तो लैंडिंग पेज के लिए भी सेम प्रिंसिपल और सेम जो है हमारे स्टैंडर्ड यूज होंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जिसको आज हमने सीखना और प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि क्रिएट अ सिंपल एंड बैलेंस्ड लेआउट। अब ये जो लेआउट है ये किस चीज का होगा? जो हमने लेआउट क्रिएट करना है अपने सोशल मीडिया डिजाइन में, ये किस चीज का लेआउट होगा? एड। ओके अनम, एड में क्या होता है? पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है? किसी भी एड या पोस्ट में एब्सोल्युटली डिजाइन प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ना जनरल आंसर कर रहे हैं। किसी भी डिजाइन या प्रोडक्ट के पोस्ट या एड में क्या चीजें होती हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, शेप्स, कलर्स। ये सारी चीजें जो होती है ये मिलके उसका लेआउट डिफाइन करती हैं कि हमारी पोस्ट का लेआउट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो, ये एक टेबल की एग्जांपल है, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है? देयर इज लैपटॉप, एक कप ऑफ ग्लास ऑफ वाटर है, कीचेन है, कुछ वायर्स है, एंड देन एक दो और एसेसरीज है। अभी लेआउट कितना डिस्टर्ब है?
अब इस लेआउट को कुछ समझ नहीं आ रही, सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ दिस इज अ डिफरेंट लेआउट, दोनों में कितना फर्क है, चीज एक ही है। इसी तरह जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट होती है उसके इंग्रेडिएंट्स का लेआउट बहुत ज्यादा मैटर करता है उसको इफेक्टिव करने के लिए, और उसी इफेक्टिवनेस को आपने सेल करना है, आपने किसी डेकोरेशन को सेल नहीं करना। जब आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ, तो वो आपको डेकोरेशन के लिए पे नहीं करेंगे कि एक डिजाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, वो आपको पे करेंगे इस चीज के लिए कि ये डिजाइन सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल एडसेंस है, लैंडिंग पेज है, व्हाट एवर इट इज, ये कितना इफेक्टिव है। और इफेक्टिवनेस हमेशा आपके लेआउट से आती है कि कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने कहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, बिकॉज लेआउट से ही आप अपने एक किसी भी इमेज में, किसी भी पोस्ट में यू कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। अगर ये तो हमने एक डेली लाइफ से एग्जांपल ली ना, एग्जांपल ऑफ अ टेबल के, उसके हमने जो एलिमेंट्स है सेट किया तो वो कितना डिफरेंट लगता है। अगर हम ग्राफिक्स में देखें, ये एक आपके पास सोशल मीडिया पोस्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों पोस्ट में एलिमेंट सेम है, साइज भी सेम है, कलर्स भी सेम है, ग्राफिक भी सेम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? बिफोर डिफरेंस, डू यू थिंक कि दोनों को इसमें कुछ ना कुछ फर्क है? जो बिफोर इमेज है दैट इज लेस बेटर देन द आफ्टर इमेज। Okay, alignment setting, perfect. Yeah, so the layout is about alignment, कि आपने अपने एलिमेंट्स को अलाइन कैसे किया। अब ये सिर्फ टेक्स्ट की अलाइनमेंट नहीं होती, ये आपके एलिमेंट्स की अलाइनमेंट होती है। एलिमेंट्स क्या होंगे? मैंने बताया, टेक्स्ट होगा, शेप होगी, इमेज होगा, कोई ग्राफिक है। सो इनकी जो आपकी लेआउट है, इसकी जो अलाइनमेंट है, इनकी जो प्रॉक्सिमिटी है, वो ही आपके किसी भी सोशल मीडिया डिजाइन को इफेक्टिव करती है। लेआउट के दो बेसिक कंपोनेंट, लेआउट के वैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर आप कोई और डिजाइन टाइप पढ़ते हैं, कोई और डिजाइन स्किल सीखते हैं, तो हो सकता है उसमें लेआउट के 4 से 5 जो है वो 4 से 5 लेआउट के एलिमेंट्स यूज हो रहे हो। लेकिन सोशल मीडिया डिजाइन में लेआउट के सिर्फ 2 एलिमेंट्स यूज होंगे। हमारा कंसर्न 2 एलिमेंट से है, एक प्रॉक्सिमिटी है, दूसरा अलाइनमेंट है। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है कि आपने अपने एलिमेंट्स को कैसे ग्रुप किया है। So basically it is the grouping your elements together so that you can see कि कौन से पार्ट को, कौन सी इंफॉर्मेशन के पार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपकी proximity is not right तो आपका सोशल मीडिया डिजाइन won't be effective। जो हमने पहले एग्जांपल देखा उसमें क्या एक अलाइनमेंट का तो था, उसके अलावा जो एक मेन डिफरेंस था वो देखो प्रॉक्सिमिटी का। इस वाले एग्जांपल में देखो, ये बिफोर इमेज है, दिस इज द आफ्टर इमेज। जो आपका आइकन है, जो आपने शेप यूज की, उसमें और टेक्स्ट में कितना कम डिफरेंस है, कितनी कम स्पेस है। जितनी कम स्पेस होगी उतना ही वो लेस इफेक्टिव होगा। अलाइनमेंट के साथ साथ जो दूसरा मेन डिफरेंस था दैट वाज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने किसी भी सोशल मीडिया डिजाइन को इफेक्टिव करना है, इफेक्टिव करने का मतलब ये है कि अगर आप उसको बेचना चाह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको जो सबसे पहली चीज का ख्याल रखना है वो है प्रॉक्सिमिटी, कि आपके बिटवीन डिफरेंट टेक्स्ट एलिमेंट्स। अब टेक्स्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना इसमें। अगर आप देखो ये सर्फी सर्फ स्कूल है, देन उसके बाद कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन वेबसाइट है। अब इसके बीच में भी एक सर्टेन डिफरेंस है। अगर उस डिफरेंस का ख्याल नहीं रखोगे, दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस का ख्याल नहीं रखोगे, तो इट वॉन्ट बी इफेक्टिव। उसके अलावा जो आपका इसमें आइकन है वो विजुअली कम्युनिकेट कर रहा है सर्फिंग को, और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सर्फिंग की वो टेक्स्ट डिटेल्स हैं उसकी कि क्या व्हाट सर्फिंग इज अबाउट। अब प्रॉक्सिमिटी इसमें कैसे क्रिएट की गई, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया। ये टेक्स्ट है, ये आपका आइकॉन है, और इसमें देयर शुड बी इनफ ऑफ स्पेस। अगर इनफ ऑफ स्पेस नहीं होगी, अभी जो हमारे पास बिफोर वाला एग्जांपल है, इसमें राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इक्वल स्पेस नहीं है। ये मैंने आपको पॉडकास्ट डिजाइन में भी कहा था, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजाइन को इफेक्टिव करने के लिए कि उसके मार्जिन्स में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट स्पेस शुड बी इक्वल। इक्वल नहीं होगी तो वो आपका डिजाइन फ्लॉप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने अभी भी ये नोटिस कर रही हूँ, आप लोग काम अच्छा कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करते हो, लेकिन चंद एक बच्चों के अलावा बाकी लोग मार्जिन्स का ख्याल नहीं रखते, ना ही आपका जो है टेक्स्ट वो परफेक्टली अलाइन होता है विद द अदर ग्रुप ऑफ टेक्स्ट।
अगर आप 2-3 ग्रुप ऑफ टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर अलाइनमेंट नजर नहीं आती, बहुत माइन्यूट डिटेल्स है और आपको फ्रीलांसिंग में इन्हीं माइन्यूट डिटेल्स के पैसे मिलते हैं। प्रॉक्सिमिटी के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है आपके लेआउट में वो है अलाइनमेंट। तो प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस। अगर आपके एलिमेंट्स में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी तो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, अगर बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो मैसेज इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा तो क्लाइंट बजाय पे करने के आपकी प्रोफाइल खराब करेगा और वहां से मूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फर्दर प्रोजेक्ट्स गेन करना। अगर हम पहली एग्जांपल में देखें तो प्रॉक्सिमिटी के अलावा आप ये देखो कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट इज नॉट राइट विद द आइकॉन। आइकॉन कहाँ पे एंड हो रहा है और टेक्स्ट उसका कहाँ पे, वेबसाइट इज स्टिल देयर। और जबकि बिफोर का जो ऑप्शन है उसमें अलाइनमेंट इज परफेक्ट। अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज यूज किया अपनी पोस्ट में, किसी भी पोस्ट में या किसी भी लैंडिंग पेज में या किसी भी गूगल एडसेंस में, फेसबुक के ऐड में, और साथ में आपने टेक्स्ट यूज किया, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि वो जो टेक्स्ट है और वो जो आपकी शेप है उसकी अलाइनमेंट शुड बी परफेक्ट। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है कि सेंटर अलाइन है। अलाइनमेंट का एज अ होल मतलब ये है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं they should be perfectly aligned to make it look balanced, to make it look effective. The top of the icon and the text are aligned in both images. अभी देखो इसमें दोनों images में top और icon align है, ठीक है, ये वाला parameter is fine. All the text is aligned only in the second image. लेकिन सिर्फ सेकंड इमेज में टेक्स्ट भी अलाइन है, फर्स्ट इमेज में टेक्स्ट अलाइन नहीं था हमारे पास। द बॉटम ऑफ द आइकन एंड टेक्स्ट आर अलाइंड ओनली इन द सेकंड इमेज। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पहले इमेज में बॉटम ऑफ टेक्स्ट और आइकन बट नॉट अलाइंड। सेकेंड इमेज जो कि इफेक्टिव है, जो कि बेटर है, जो कि कमर्शियल है, उसमें आपका आइकॉन और टेक्स्ट दोनों के दोनों अलाइन है। ये जो आपकी इफेक्टिवनेस होती है, मैं बार बार कहती हूँ और कहती रहूंगी कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ यही बिकती है। अगर आपके डिजाइन सिर्फ एस्थेटिक है, डेकोरेटिव है, खूबसूरत है, अच्छा कलर कंट्रास्ट है, अच्छे फॉन्ट है, तो जरूरी नहीं कि वो कमर्शियल डिजाइन हो। ये जो माइन्यूट डिटेल्स है यही आपके डिजाइन को कमर्शियल करेंगी। और प्लीज कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम और स्पेशली अब से जो आप सोशल मीडिया की पोस्ट प्रैक्टिकल करेंगे, पॉडकास्ट बनाओगे, अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, उसमें आपकी अलाइनमेंट शुड बी परफेक्ट। अभी तक तो मैं सबको अच्छा फीडबैक देती रही हूँ, लेकिन अब से अगर आप लोगों की अलाइनमेंट या प्रॉक्सिमिटी में कोई प्रॉब्लम आया तो आई वांट इम्प्रूव, फिर आपको उसको दोबारा करना पड़ेगा। अभी अगर कर लोगे तो जब क्लाइंट के लिए काम करेंगे तब आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अभी आपके एक्सपीरियंस नहीं है, व्हेन यू गेट यूज्ड टू फ्रीलांसिंग, तो क्लाइंट स्पेशली आपका अमेरिकन क्लाइंट, ब्रिटिश क्लाइंट, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो देखते हैं। और सारी की सारी आपकी प्रोजेक्ट के जो पैसे होते हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं कि एक $5 की पोस्ट में और एक $50 की सोशल मीडिया पोस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आइकन लेफ्ट साइड पे हो तो टेक्स्ट को राइट अलाइन करेंगे, यस अतिया डिपेंड करता है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट का मकसद ये नहीं है कि आपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन ही करना है अगर आपके पास शेप जो है वो यहाँ पे लेफ्ट पे आ रही है। यहाँ मकसद ये है कि चाहे इसी टेक्स्ट को जो है आप ये जो राइट साइड पे आ रहा है, लेट मी ऑन दिस थिंग जस्ट अ सेकंड। ओके, अब ये जो एक मार्कर विजिबल है आपको स्क्रीन पे। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये जरूरी नहीं कि ये तभी बैलेंस होगा आपकी पोस्ट जब आप इसको राइट अलाइन करेंगे, आप लेफ्ट अलाइन करके भी कर सकते हैं। लेकिन देखो नोटिस करने की चीज ये डिफरेंस है, ये प्रॉक्सिमिटी का डिफरेंस। और यहाँ पे ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना, इट शुड बी हियर। बॉटम और आइकन ये सब चीजें अलाइन करनी चाहिए। टेक्स्ट की राइट लेफ्ट अलाइनमेंट डिपेंड्स ऑन यू। और इन्हीं चीजों का आप लोग अपने ना तो पॉडकास्ट डिजाइन में ख्याल रखें, ना ही आपने जो पोर्टफोलियो सबमिट करें। ड्रिबल शॉट्स में भी सबका यही प्रॉब्लम था। लेकिन इतनी माइन्यूट डिटेल को एक एक बच्चे को मेंशन करने की बजाय मैंने सोचा कि क्लास में आपसे कहूंगी कि अगर आपने ड्रिबल पे अपने पोर्टफोलियो को सेल करना है, बिहेंस पे अपने पोर्टफोलियो को सेल करना है, तो क्लाइंट आपको तभी अप्रोच करेगा जब आपके डिजाइन एलिमेंट्स में ये चीजें जो हैं दे शुड बी क्लियर। अदरवाइज वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे कि सिर्फ सिलेक्शन ऑफ कलर्स बहुत अच्छी है या फॉन्ट बहुत प्रोफेशनल है, डिजाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत होगा, कमर्शियल नहीं होगा। ओके, इसके अलावा
इसको क्लियर कर देते हैं. So these small differences all contribute to making the second image feel more balanced and engaging. अब आता है कि how to create simple and balanced images. ये तो हमें समझ आ गई कि सिंपल और बैलेंस्ड इमेजेस हमें क्रिएट करने हैं, लेकिन हम कैसे क्रिएट करें, वो लेआउट क्या होगा. हर डिजाइन एलिमेंट का डिफरेंट लेआउट होता है, और ये लेआउट जो है ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये किसी डिजाइनर ने डिसाइड नहीं किया, ये रीडर्स डिसाइड करते हैं, ये आपका यूजर, आपके व्यूअर्स डिसाइड करते हैं. कुछ डेटाबेसेस होती हैं, कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि डाटा का एनालिसिस करती हैं और फिर बताती हैं कि किस तरह की ऑडियंस के लिए क्या लेआउट ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. जब आपने अपने किसी भी सोशल मीडिया डिज़ाइन में डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, तो यू शुड नो कि उसमें से किस इमेज का क्या रोल है और उसकी क्या अलाइनमेंट होगी, किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कहाँ डिस्प्ले करना है, आइकन्स कहाँ लगाने हैं, इमेज की प्लेसमेंट क्या होगी. इसके लिए जब सोशल मीडिया डिजाइन में लेआउट यूज करते हैं, वो दो मोस्ट कॉमनली यूज लेआउट्स हैं. एक को हम बोलते हैं एफ लेआउट, एक होता है जी लेआउट. कि आपने अपने जो डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, सच एज योर टेक्स्ट, योर इमेज, शेप, आइकॉन्स, इलस्ट्रेशंस, एंड योर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज, प्राइसिंग डिटेल्स, ये सब डिस्प्ले करने के लिए सोशल मीडिया, इफेक्टिव सोशल मीडिया डिजाइन, ये वो सोशल मीडिया डिजाइन नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है, बिकॉज हमारी न्यूज फीड में जो मोस्टली डिजाइन अपीयर होते हैं, ब्रांड्स, अच्छे और बड़े ब्रांड्स को निकाल के, वो ये लोकल डिजाइनर्स के ही होते हैं, और वो लोग 20-25 हज़ार मंथली लेके तो किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होते हैं यहाँ पे अपने लोकल क्लाइंट्स का. लेकिन जो हमारा टारगेट है वो इंटरनेशनल मार्केट है. इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं तो उसकी प्राइस इज नॉट लेस देन $2500. वालेकुम अस्सलाम कश्यप, आपने कनेक्ट कर लिया. अगर कोई क्लाइंट आपको $2500 दे रहा है सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज करने के, तो उसको इफेक्टिवनेस चाहिए, उसको डेकोरेशन नहीं चाहिए. एफ लेआउट क्या होता है कि आपने अपनी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो प्रेजेंट करना है, जो लेआउट होगा आपका, दैट शुड बी इन शेप ऑफ एफ. अब ये कैसे होता है? एफ पैटर्न हम तब यूज करते हैं, बेसिकली एफ पैटर्न का मतलब ये होता है, जी तो सिर्फ अगर आप नेक्स्ट टाइम मैं अपना वो प्रोजेक्ट निकाल के रखूंगी, इंस्टाग्राम पे एक क्लाइंट के सोशल मीडिया मैंने मैनेज किया था, एंड आई गेस मैंने एक मंथ में कोई 20+ पोस्ट डिजाइन की होंगी, देन पोस्टिंग और कुछ उसके क्लाइंट से इंटरेक्ट करना, दैट्स इट. और वो काम दिन में हार्डली 1 या 1.5 घंटा लगता था, और उस क्लाइंट ने मुझे $2200 पे किए थे. अब प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं था हुआ क्योंकि तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एक इफेक्टिव सोशल मीडिया डिजाइन कैसे होता है. उस क्लाइंट को मुझसे यही कंप्लेन थी कि मेरे डिजाइन अच्छे होते हैं बट वो इफेक्टिव नहीं होते, रिजल्ट्स जनरेट नहीं हो रहे. तब मैंने प्रैक्टिकली सीखा कि एक टेक्निकल सोशल मीडिया डिजाइन क्या होता है. एक क्लाइंट इतना अच्छा खासा पे करने के बावजूद भी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसकी क्या रीजन है, कहाँ पे मेरे डिजाइन में वो एलिमेंट मिसिंग है जो कि इस क्लाइंट को चाहिए. तो तब की ये कुछ रिसर्च है, उसके बाद मैंने फ्यूचर में भी फर्दर भी क्लाइंट्स के साथ काम किया. खैर एनीवेज, तो एफ लेआउट क्या होता है कि आपने अपने व्यूअर की आई को कैसे मूव करवाना है. आई मूव करवाने का मतलब ये होता है कि पहले कौन सी इंफॉर्मेशन उसको डिस्प्ले करनी है, देन कौन सी इंफॉर्मेशन वो देखे, देन कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपीयर हो, उसको बोलते हैं हम एफ लेआउट. बेसिकली लेआउट का मतलब ये होता है. सोशल मीडिया के लिए 2 लेआउट्स यूज होते हैं, एफ लेआउट एंड जी लेआउट. इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, जो एज अ रीडर जो हमारी आंखें होती हैं ना, वो पोस्ट के अक्रॉस मूव करती हैं. हम 1 सेकंड में स्कैन कर लेते हैं कि हमने पहले कौन सी इंफॉर्मेशन नोटिस की, देन कौन सी इंफॉर्मेशन, और ये एक जनरल स्टैंडर्ड है जो कि मोस्टली व्यूअर्स का होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे सी कि टॉप ऑफ द पोस्ट क्या इंफॉर्मेशन है. सबसे पहले एक जो यूजर है, एक आपका रीडर है, एक व्यूअर है किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में टॉप पार्ट नोटिस करता है. देन उसके बाद वो देखता है कि इसके पोस्ट के लेफ्ट साइड पे अगर कोई बुलेट पॉइंट्स है या कोई सर्विस डिटेल्स है, देन उनको नोटिस करेगा. उसके बाद जो है उसकी आई मूवमेंट गोज टू द सेकंड लाइन. पहले फर्स्ट लाइन, देन उसका लेफ्ट पे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी एफ की शेप होती है, उस सेकंड लाइन में कोई भी बोल्डेड टेक्स्ट हो, उसमें सब हेडिंग्स हो सकती हैं, फर्दर फीचर्स हो सकते हैं आपकी पोस्ट के, आपकी सोशल मीडिया डिजाइन के, जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं. एक एप्लीकेशन है हीट मैप्स. हीट मैप्स है, किसी को पता है? ये एक डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन है जिसके थ्रू
ये जो बिग डाटा कंपनीज हैं ये एनालिसिस करती हैं कि एक व्यूअर की आई किस सेक्शन पे कितनी देर तक स्टे करती है और किस एक पैटर्न में, किस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं। सो यहाँ पे जो रेड एरिया है वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पार्ट है किसी भी पोस्ट पे, किसी भी लैंडिंग पेज पे। दैट्स ग्रेट हुमा। आपको बेहतर आइडिया हो रहा होगा कि ये जो है हीट मैप्स के थ्रू कैसे आप डेटा एनालिसिस करते हैं। देखो मैं बार बार ये कह रही कि हम सिर्फ स्किल नहीं सीख रहे, मैं आपको ग्राफिक डिजाइन नहीं सिखा रही। ग्राफिक डिजाइन सिखाती, मैं आपको एलिमेंट्स बताती और हम उसकी प्रैक्टिस करते, एक प्रैक्टिकल करके दिखाती, 4 आपसे करवाती और हमारा काम खत्म हो जाता। हम जो काम सीख रहे हैं वो कमर्शियल काम है। किसी भी स्किल को सीख के हमने उसको कैसे मैक्सिमम प्राइस में सेल करना है। तो जब आपका ये स्ट्रेटेजी होती है ना, तब आप देखते हो कि आपने जो रिजल्ट्स जनरेट करने उससे पहले का प्रॉब्लम क्या था। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने एक ऐसी पोस्ट बनानी है, किसी को अगर पोस्ट बना के देंगे किसी क्लाइंट को, अगर वो मार्केटिंग की है तो इसका मतलब ये है कि उस पोस्ट को देखने के बाद उसके पास 90% कस्टमर्स कन्वर्ट होने चाहिए। अगर वो पोस्ट, जैसे हमारा गिग इमेज है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि अब हमारा गिग रैंक भी कर रहा है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके जो गिग इमेज का लेआउट है दैट इज नॉट इफेक्टिव। रैंक कर गया, विजिबल हो गया, लेकिन वो कस्टमर को ग्रैब ही नहीं कर पा रहा कि उस पर क्लिक करे। क्लिक करेगा तो परचेज करेगा ना। तो इसका सोल्यूशन तब होता है जब आपकी इंफॉर्मेशन एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, सो येलो जो पार्ट है इसके अंदर वो है जिसपे थोड़ी कम देर के लिए व्यूअर स्टे करता है। ब्लू लीस्ट व्यूड एंड ग्रे हार्डली व्यूड। अभी जितने भी मोस्ट व्यूड पैटर्न्स आ रहे हैं दे आर यूजुअली इन एफ शेप। एफ शेप या एफ पैटर्न को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा होगा। अब ज्यादा टेक्स्ट किस पोस्ट में होता है? जब आप लोगों ने कोई मार्केटिंग करनी होती है, फीडबैक लेना होता है, कोई स्पोर्ट की पोस्ट होती है या एंगेजमेंट की जो पोस्ट होती हैं उसमें आपके पास टेक्स्ट ज्यादा होता है। वहां पे हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम इस टेक्स्ट को ऐसे पैटर्न में लेआउट करें जिससे कि अल्फाबेट एफ की जो शेप है वो क्रिएट होती हो। So using the findings from eye tracking studies, you can strategically design any post so that the most important elements are exactly where your visitors are most likely to focus on them. अब आपको पता है कि आपका जो विजिटर है, जो आपका व्यूअर है, जो आपकी ऑडियंस है, वो किस पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो इसका मतलब ये उस पार्ट पे आपने सबसे ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है to make it more effective. So keep in mind that viewers' eyes will almost always start in the top left corner. टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमेशा अगर हम एफ लेआउट को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी. So if your post is busy and you want visitors to notice a particular element right off the bat, like a countdown for your offer, be sure to place it in this top left section. अब आपका कोई, अगर आप अपनी कोई वो क्या उसे कहते हैं, कोई प्रमोशन अनाउंस कर रहे हैं या कोई आपका ऑफ चल रहा है, कोई आप सेल की कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं या कोई प्राइसेस कट डाउन की ऑफर है, तब आपको पता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए सबसे एक जो परफेक्ट स्पॉट होता है दैट इज टॉप लेफ्ट सेक्शन. बिकॉज आपका व्यूअर सोशल मीडिया पोस्ट पे, सेल्स की पोस्ट पे, लैंडिंग पेजेस पे, गूगल एडसेंस पे, एफबी एडसेंस पे सबसे पहले उस पार्ट को नोटिस करता है. इन सब बातों का मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पता होता है. अब आपने कहा किसी क्लाइंट को ऑफर की या आपको अपर पे कोई प्रोजेक्ट मिला, लेट्स से $50 की एक सोशल मीडिया पोस्ट है. आपने कहा काम तो मैं फाइवर पे भी करता रहा हूँ, $5 वहां पे मिलते हैं. उसी स्ट्रेटेजी के फाइवर की मार्केट डिफरेंट है. फाइवर पे $5 का डेकोरेटिव काम भी करोगे तो मोस्ट केसेस में एक्सेप्ट हो जाएगा. अगर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, किसी बड़े ब्रांड के पास काम कर रहे हो, उन्होंने आपको इतना ऑफर किया, आपने अपनी उसी टेक्निक से बना के दे दिया. अगर वो किसी सेल्स का पोस्ट है तो आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर की बजाय बॉटम में कहीं पे या मिडल में उस इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर दिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. तो वो पहली एट द फर्स्ट ग्लैंस आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल है. वो आपका जो क्लाइंट है वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर तो उसको पता है, जो कि मोस्ट केसेस में क्लाइंट्स को पता होता है. उसके बाद आप अपना बाकी डिजाइन कर सकते हैं. टॉप लेफ्ट सेक्शन के बाद जो आपके पास एरिया आता है वहां पे यू कैन पुट योर डिजाइन. अब ये एक हमारे पास पोस्ट है. इस पोस्ट में जो डिजाइनर है उसने एफ पैटर्न को टोटली इग्नोर किया. व्हाट डू यू थिंक इस पोस्ट में क्या नजर आता है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट प्लेसेस पे, किसी एक इंफॉर्मेशन पे आपकी एज अ व्यूअर आई या व्यू स्टे करता है फॉर सेकंड्स?
कुछ समझ आता है कि पहले आपने क्या नोटिस किया? मुझे कोई 5-6 बच्चे बताएं, पहली चीज आप क्या नोटिस करते हो इस पोस्ट में से? ओके, फ्री एंड, वैसे बाय द वे फ्री कहाँ पे लिखा है? मैंने अभी तक नहीं देखा। ऑफ, ऑफ भी, अच्छा ओके, ऑफ, ऑलराइट, पिक्चर एंड साइड टेक्स्ट। लेकिन कोई एक ऐसी चीज जिस पे आप, इस पे इतने सारे इंफॉर्मेशन है और विदाउट एनी पैटर्न है कि समझ नहीं आता कि किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, लाइक आपका पोस्ट ऐसा होना चाहिए कि एक दफा में देखते ही समझ आ जाए कि इसका क्या मैसेज है। जब तक मुझे लगता है मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी या 2-3 सेकंड इस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे समझ नहीं आएगा कि व्हाट दिस इज अबाउट, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तब आपके लिए जो लेआउट फॉलो करना बहुत जरूरी होता है वो होता है एफ पैटर्न। यस यू आर राइट माज एंड अनस। ओके, 50% ऑफ, बिकॉज वो थोड़ा सा ज्यादा है, उसका साइज ज्यादा है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन है कि डज नॉट मेक एनी सेंस। ये नहीं पता 50% ऑफ के बाद अब क्या इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है क्या वो इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं। अगर लीस्ट इम्पोर्टेंट है तो फिर इसका फायदा नहीं है। अब ये एक एग्जाम्पल है एक लैंडिंग पेज की, बिकॉज लैंडिंग पेज की और आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के डिजाइन की साइकी और साइंस डिफरेंट सेम होती है। सो ये पोस्ट है जिसमें एफ लेआउट को फॉलो किया। अब देखो कितना इजी और कितना क्लीन है ये समझना कि सिंपल एंड इफेक्टिव टाइम ट्रैकिंग, ओके फाइन। उसके बाद आप ऑब्वियसली यहाँ पे देखते हैं, देन जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होगी आप उसको नोटिस करोगे, लाइक इट्स टू क्लीन। आपको इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एज अ यूजर, एज अ व्यूअर, अगर आप इंफॉर्मेशन को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो यू आर ऑलरेडी 80% कन्विंस्ड। अगर आपको किसी ग्राफिक की इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने में, समझने में टाइम लगे तो बहुत कम लोग तकल्लुफ करते हैं कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो उस पे उसमें इंटरेस्टेड हो। फर्दर इंफॉर्मेशन में आपका व्यूअर तभी इंटरेस्टेड होगा जब उसको पहली नजर में इंफॉर्मेशन की समझ आ जाएगी। एक और एग्जांपल जिसमें एफ लेआउट को फॉलो किया गया, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अब आता है हमारे पास जी लेआउट। एफ लेआउट हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ज्यादा टेक्स्ट कंटेंट है। जी पैटर्न या जी लेआउट हम तब यूज करेंगे जब हमारी पोस्ट आर नॉट कंटेंट हैवी। ये जो डिजाइन है ये मिमिक करता है कि ह्यूमन आई कैसे ट्रेवल करेगी। व्हेन इट रीड्स तो लेफ्ट टू राइट आप रीड करते हैं। एक जनरल परसेप्शन डेटा कंपनीज की ये है कि ह्यूमन आई रीड्स लेफ्ट टू राइट लाइक अ जिगजैग, अगर कम आपके पास कंटेंट हो। सो सबसे पहले जो आपका कंटेंट है, इसमें भी देखो प्लेसमेंट वही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट की, विच इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट, देन लीस्ट इंपॉर्टेंट, कॉल टू एक्शन सबसे एंड पे। प्रेजेंटेशन डिजाइन की साइकी डिफरेंट होती है हुमा। प्रेजेंटेशन डिजाइन इज समथिंग एल्स। उसमें आपने एक सिंगुलर ग्राफिक के थ्रू डेटा प्रेजेंट नहीं करना होता। ये टेक्निक वहां यूज होगी जहां पे आप अपना मैसेज एक सिंगल ग्राफिक के थ्रू कन्वे करेंगे। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स की जो है टेक्निक इज टोटली डिफरेंट। बुक डिजाइन की टेक्निक भी डिफरेंट है। हर डिजाइन एलिमेंट की अपनी कंपोजिशन, अपने लेआउट्स, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। आवाज किसी को भी नहीं आ रही? वॉइस इज क्लियर, ओके। नौरीन और अतिया आप लोग अपने अपने स्पीकर्स चेक करें। अच्छा जी, अब जस्ट लाइक एफ पैटर्न्स, द जी पैटर्न लेआउट डज नॉट हैव टू बी एन एग्जैक्ट जी पैटर्न। जैसे एफ लेआउट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली एफ हो। यहाँ पे एफ में 2 बार्स होते हैं, यहाँ पे 3 बार्स है, बल्कि 4 बार्स है। एफ का मतलब ये है कि पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बार, देन अगर कुछ बुलेट्स है आपके पास, इफ यू हैव बुलेट्स तो उसको लेफ्ट पे आपने प्लेस करना है, देन इंफॉर्मेशन एंड देन कॉल टू एक्शन। बट अगर आपके पास कम है टेक्स्ट तो यू विल यूज द जी लेआउट। और जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हो, जी हो। मतलब बताने का यही है कि आपके पास जो है इंफॉर्मेशन की प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए। द हॉरिजॉन्टल लाइंस डू नॉट हैव टू बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, they can be angled as well. So the top horizontal line includes the main components you want visitors to focus on first. ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है जो टॉप पे शो हो रही है, यहाँ पे वो कंपोनेंट्स होंगे जहाँ पे आपके व्यूअर ने, आपके रीडर ने सबसे पहले फोकस करना होगा। द डायगोनल लाइन शुड फीचर any piece of information that lead to your CTA button. CTA बटन होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या हो सकती है? रजिस्टर नाउ, अप्लाई, परचेज, डाउनलोड, मैसेज,
कि आप अब पूरे देखो कोई भी हम ग्राफिक बनाते हैं वो हम इसलिए नहीं बनाते सिवाय ब्रांड अवेयरनेस के कि हमने यूजर के साथ इंटरेक्ट ना करना हो। सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के ग्राफिक्स ऐसे होते हैं, बल्कि उसमें भी अब तो हम चाहते हैं कि यूजर एटलीस्ट हमारी ब्रांड पे हमारी वेबसाइट को विजिट करे, हम एक कॉल टू एक्शन बटन जरूर ऐड करते हैं। सो इन सारे ग्राफिक्स का मकसद हमारा वो है कॉल टू एक्शन के बटन पे अपने व्यूअर से क्लिक करवाना। सो सबसे पहले हम मेन इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आएगी जिससे हमारा जो रीडर, हमारा यूजर, हमारा व्यूअर जो है वो सीटीए पे कन्वर्ट करेगा। अतिया डिस्क्लेमर सीटीए नहीं होता। अगर आप गिग की बात कर रहे हो तो गिग के इमेज पे ऑर्डर नाउ लिखना जो है, या ऑर्डर नाउ के अलावा और क्या हो सकता है, ऑर्डर नाउ ही होता है मोस्टली, वो होता है आपका सीटीए। कि अब जो आपने सारे गिग की इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, आपने डिस्क्रिप्शन में वो भी लिख दिए हैं, बुलेट पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, अब जो है आप ऑर्डर कर दें। अगर आप देखो, अगर आपने गिग की बात की है तो गिग में अगर आप अपने गिग पे अपने फीचर्स लिख रहे हैं तो उसकी बेस्ट प्लेस क्या होगी, एफ लेआउट वाली। कि यहाँ पे आपका लेट मी ड्रॉ, ये आपका मेन टेक्स्ट आ गया और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपने अपने बुलेट पॉइंट्स लिख दिए कि आपके गिग के फीचर्स क्या है, यहाँ पे कोई आपकी सर्विस की डिटेल्स है वो लिख दो, एंड देन आपका कॉल टू एक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सो इस लेआउट में जो है आप अपना गिग वो उसको क्रिएट कर सकते हो। बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी हाईलाइट द सीटीए एट एनी पॉइंट अलोंग दिस लाइन। अब ये वाला जो हमारे पास ये वाला एक पैटर्न है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेन टेक्स्ट, बिकॉज हमारे पास टेक्स्ट कम है। जो ये वाला पार्ट है 2 to 3 वाला पॉइंट, इसमें आएंगे हमारे फीचर्स प्रोडक्ट के या कोई भी एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग ऑफर। एंड देन जो ये बॉटम लाइन है 4th नंबर पे, स्पेशली इस पॉइंट पे अगर आप सीटीए ऐड करते हो कॉल टू एक्शन, तो दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप ये देखें, जी लेआउट को फॉलो किया गया। द विजिटर फर्स्ट लुक एट द लोगो, यहाँ से आपका जो है विजिटर स्टार्ट करता है, बिकॉज ये एक जनरल पैटर्न है कि हाउ द आई मूव्स। फर्स्ट लुक एट द लोगो एंड साइन अप टू द राइट। उसके बाद अच्छा लोगो के बाद दे विल लुक हियर कि यू हैव टू साइन अप। ओके फाइन। उसके बाद क्या आता है, ये वाला आपका इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे कोई ग्राफिक ऐड किया हुआ है या कोई भी आपने शेप ऐड की है, अच्छा लिफ्ट वर्सेस उबर, ऑलराइट, इंफॉर्मेशन का पीस मिल गया। अब ये कॉल टू एक्शन आ गया। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन इफेक्टिव सोशल मीडिया डिजाइन। इस लेआउट को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास जो है टेक्स्ट कम है। एंड अनदर एग्जांपल, लिंक्डइन भी इस अप्रोच को यूज करता है। बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, देखो अगर किसी ब्रांड के साथ काम करोगे, स्पेशली कोई इंटरनेशनल ब्रांड है या कोई अच्छा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो वो इन लेआउट्स को फॉलो करते हैं, वो रैंडम डिजाइन अप्रोचेस पे नहीं जाते। तभी तो बहुत सारे हमारे जो लोकल डिजाइनर्स हैं इतना अच्छा काम करने के बावजूद फ्रीलांसिंग में वो फ्लॉप होते हैं। यहाँ पे काम कर रहे होते हैं लोकल मार्केट में तो मंथली 30-40 हजार आराम से अर्न कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 30-40 हजार वो एक प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट आपका डेली रूटीन का डिजाइन नहीं होगा। उस डिजाइन के देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड्स, देयर शुड बी सम कंपोनेंट्स, देयर शुड बी सम पैरामीटर्स। वो फॉलो करोगे तो ही आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अभी देखो लिंक्डइन क्या पैटर्न फॉलो करता है। द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्लूड्स द स्टार्ट हायरिंग हेडलाइन एंड द वुमेन्स फेस, स्टार्ट हायरिंग एंड दिस थिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या आती है, स्कैनिंग डाउनवर्ड लेफ्ट विजिटर्स सी द कॉपी अबव द 2 ब्लू सीटीए बटन्स। 1 to hires, 3 or more hires। ये कॉल टू एक्शन इसकी क्या है, पोस्ट अ जॉब नाउ, रिक्वेस्ट अ फ्री डेमो। ये लिंक्डइन के सीटीए बटन्स है। उससे पहले उसने थोड़ा सा एक एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन दी है और उसके बाद डायरेक्टली सीटीए बटन्स व्हिच परफेक्टली फॉलोज अ जी layout. In the second diagonal, the eyes moves to the 40% statistic and move left to right across the page to see the other two statistics. उसके बाद आप क्या देखते हैं, अच्छा ये स्टैट्स में यहाँ पे ये फिगर्स भी हैं। अब ये नहीं कि एक ही जी ऐड कर सकते हो, और जी का मतलब ये भी नहीं कि एग्जैक्ट आपकी जो है एक सिंगुलर जी शेप होनी चाहिए। जाहिर ये एफ नहीं है, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट पे कोई डेटा नहीं है। अगर आपको एफ लग रहा है तो आप जरा गौर से देखें। दिस इज अ जी, डबल जी है इसके अंदर, जिसमें आप यूजर की आई को लेफ्ट टू राइट, देन डायगोनल, देन लेफ्ट टू राइट, देन डायगोनल लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है आपका लेआउट से रिलेटेड? ये हमारा पहला प्रिंसिपल है सोशल मीडिया डिजाइन के लिए। फर्दर जो 2 प्रिंसिपल्स हैं कलर्स और टेक्स्ट के, उस पे जाने से पहले आपका
जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डबल एफ भी हो सकते हैं, अगर आप इसको देखो, इसमें डबल एफ है, डबल एफ एफ के कितने सारे बार्स है। देखो जाहिद ये डिफरेंस है एफ और जी में, इसमें आप व्यूअर को लेफ्ट राइट मूव नहीं करवा रहे, आप उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। कशफ जहाँ पे टेक्स्ट कम होगा वहां पे हम जी लेआउट यूज करेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट ज्यादा होगा वहां पे हम एफ लेआउट यूज करेंगे। माज एक तो डिसीजन लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट की कंडेंसिटी पे आप जो है डिसाइड करोगे। दूसरा आपकी अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब 7-8 सोशल मीडिया के डिजाइन बना लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी में क्या होता है अतिया, जी में आपने यूजर की आई को, अगर इसको हम देखें, लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है। पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्लेस करोगे पॉइंट 1 पे, देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट 2 पे आएगी, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आएगी, एग्जैक्टली यहाँ पे आना भी जरूरी नहीं है, ये जो एरिया यहाँ पे भी आ सकती है। ऑलराइट, और उसके बाद आपकी जो कॉल टू एक्शन है वो इधर डिस्प्ले होगी। अभी आप एक एक्टिविटी करेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो आर यू रेडी? सोशल मीडिया, जी बिल्कुल हबीबा, सोशल मीडिया डिजाइन में सिर्फ जी और एफ यूज होते हैं। बहुत सारे लेआउट्स हैं जो कि व्यूअर के उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका व्यूअर कहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्या करता है, लेकिन सोशल मीडिया में बस ये यूज होंगे। हाँ, एफ में टॉप टू बॉटम जाते और जी में एग्जैक्टली अनस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और अनस उसमें एक ये भी होता है कि आपका जो जी होता है ना एफ वाला, उसमें ये है कि आपके पास बुलेट पॉइंट्स, अब यहाँ पे कोई बुलेट पॉइंट नहीं है। बहुत सारे केसेस में जहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बतानी हो, गिग की डिस्क्रिप्शन बतानी हो, तब आपने बुलेट पॉइंट्स लिखनी है, तो वो आप फिर इस पोर्शन में लिखते हैं लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर। सो दैट्स हाउ यू कैन डिस्प्ले इट। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ आज की एक्टिविटी क्या है हमारी। अच्छा, इससे पहले इन चीजों का आपको आइडिया था? फरहान, ये तो आप मुझे बताएंगे कि वॉलमार्ट वाले क्या यूज कर रहे हैं, ताकि मैं देखूं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इज इट इंटरेस्टिंग? आज का जो हमने चीजें सीखी ये आपको इंटरेस्टिंग लगा? समझ में आया कि एक $500 के डिजाइन में और $5 के डिजाइन में क्या फर्क होता है? चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब एक्टिविटी हमारी ये होगी, जी मास बिल्कुल टेक्स्ट ज्यादा है तो जी वरना एफ। हम कैनवा पे जाएंगे। अच्छा, कैनवा पे जाने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम था मैम कि हमें कलर्स की समझ नहीं आ रही। एक कलर्स तो वो है, समझने वाला काम है साथी, तभी पैसे भी तो मिलेंगे ना। देखो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग फाइवर पे 2-3 ऑर्डर्स कर लो और ये सेशन हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद जब आप किसी जिंदगी में अच्छे क्लाइंट के साथ काम करें तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसको मेरा काम पसंद क्यों नहीं आ रहा, मैं तो 2-3 साल से ऐसा ही काम कर रही हूँ। तो उस लेवल तक जाने के लिए, जहाँ पे जिसको वाकई में फ्रीलांसिंग कहते हैं, ये जो हम देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द, ये फ्रीलांसिंग नहीं है, 1-2 ऑर्डर्स को फ्रीलांसिंग नहीं कहते। और जिस लेवल का वो काम होता है वो भी एक प्रोफेशनल डिजाइनर का काम नहीं होता, वो कमर्शियल काम नहीं है। एक कमर्शियल डिजाइनर के काम में और एक फ्रीलांसर के, एक प्रोफेशनल के काम में और एक बिल्कुल आम जो डेली लाइफ का होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। खैर, अच्छा, अब जिनका ये क्वेश्चन था कि कलर्स की समझ नहीं आ रही, कैनवा से तो कॉपी कर सकते हो, उसके अलावा अगर हमें कलर का आइडिया लेना है तो कहाँ से लें? कलर्स की जो पूरी थ्योरी है सोशल मीडिया डिजाइन से और पॉडकास्ट से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी तक मैंने कलर्स को इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज कलर्स के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके भी पैरामीटर्स हैं। जिस तरह लेआउट आज हमने डिस्कस किया, इस तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कलर्स को करेंगे। तब तक अगर आपके कलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ये एक वेबसाइट है coolers.co, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स, जो कि एक तो कुछ मैंने शेयर की थी ना, और ये 2020 के ट्रेंड्स थे, उसके अलावा आपको यहाँ पे बेशुमार कलर पैलेट्स मिल सकती हैं, जिससे आप खूबसूरत डिजाइन बना सकते हो, खूबसूरत सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। जी जैद, थैंक यू सो मच। और एक है आपकी एडोबी का कलर व्हील, ये वाली जो है, इसको भी मैं शेयर कर देती हूँ लिंक को। यहाँ पे कलर के डिफरेंट जो होती है ना, वो प्रिंसिपल्स होते हैं। एनालॉगस होता है, मोनोक्रोमेटिक है, ट्राइएड है, ये सारे आपके पास प्रिंसिपल्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये स्टैंडर्ड कलर के रूल्स हैं कि ये पिंक के साथ ब्लू, ग्रीन, येलो एग्जैक्टली सेम ह्यूज का कंट्रास्ट विल लुक परफेक्ट। ये आपको स्टैंडर्ड कलर के बता रहा है कि कौन से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पिंक कलर चूज किया है, पिंक पे क्या चीज पॉप करेगी,
तो ये आपको बता रहा है कि ये टेस्टेड मेथड्स हैं, इनमें से कोई यूज कर लो। अगर मोनोक्रोमेटिक यूज करते हो तो सेम कलर की आपको डिफरेंट यूज बताएगा, अगर एक ही डिजाइन में डिफरेंट यूज करने हैं। इसको एक्सप्लोर करो। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको विद द हेल्प ऑफ अ प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है आप सबके लिए, उसके थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक अगर इनको एक्सप्लोर कर लोगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है कलर पैलेट्स के लिए वो ये है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप देखो तो आपने कलर सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कोई भी रेड कलर सिलेक्ट किया, ये आपको इसने सारे रेड के सेम ह्यूज में बता दिया कि कौन कौन से रेड के साथ कलर पॉप करते हैं। अगर आप जाते हो इसमें एनालॉगस में तो ये आपको अब डिफरेंट कलर्स बता रहा है कि पर्पल के साथ ये वाला पर्पल है, ये वाला ऑरेंज। जो आप कलर सिलेक्ट करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये व्हील आपको गाइड कर देता है। ये आप इसको जाके चेक कर लेना। बहुत ज्यादा इसकी खूबसूरत वो होती हैं। इसमें से किसी में आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। लेट मी सी, एक सेकेंड। एक वेबसाइट थी उसके थ्रू आप ग्रेडियंट बनाते हैं और वो बड़े खूबसूरत ग्रेडियंट बनते हैं। अच्छा, इन्हीं में से कोई थी, आई एम नॉट श्योर वो कौन सी है। अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको सब बाद में। यस, इट्स वेरी इजी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको लेआउट बिल्कुल बच्चों की तरह एक्सप्लेन किए हैं, इस तरह मैं आपको कलर्स भी बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर दूंगी, कौन से कलर का क्या मैसेज होता है और उसको किसके साथ कंट्रास्ट करना अच्छा रहता है। ये वाली वेबसाइट है कूलर्स, इस पे आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे इसका ऑप्शन होता है ग्रेडियंट में कन्वर्ट करने का। यस, ये देखो इतने खूबसूरत यहाँ से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं किसी डिजाइन में। स्पेशली पॉडकास्ट में ग्रेडियंट बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, टाइपोग्राफिक के अंदर। सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रेडियंट्स कम इस्तेमाल होते हैं। सो आई थिंक बिग फैशन डिजाइनर यूज एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसके अंदर आपको ये देखो, एक वेबसाइट ये है, इसका भी लिंक शेयर करती है। इसमें जो ब्रांड्स अपने कलर पैलेट यूज करती है ना वो है, सारे ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स के आपको कलर पैलेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फील क्रिएट करना चाह रहे हो एयरबीएनबी के जैसी, या कोई और ब्रांड यहाँ पे आ रहा होगा आपके सामने एडिडास के जैसी, नाइकी के जैसी, तो आप उसका कलर पैलेट कॉपी कर लो तो आपके डिजाइन में वही फील आ जाएगी। अब एक लग्जरी ब्रांड है तो ऑब्वियसली उसकी सारी फील कलर्स पे डिपेंड करती है। सारी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो, आई एम श्योर विल बी अ फन। फिर बाकी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो माइक से ऑफ कर दे, किसको नहीं होगा। लेट मी सी किसका माइक ऑन है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू भी कर दूंगी चीजें एक्सप्लेन। आज की एक्टिविटी ये है जो आप लोगों ने 7:30 तक बाय हुक और बाय क्रुक कंप्लीट करनी है। चाहे अपने फोन्स पे कर लो, चाहे पिक्सआर्ट पे कर लो, चाहे किसी भी आप जो है एप्लीकेशन पे कर लो कैनवा से, बिकॉज कैनवा इज वेरी इजी, वेरी एक्सेसिबल, हर कोई इजीली यूज कर सकता है। कैनवा पे जाके आपने लिखना है सोशल मीडिया पोस्ट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वायर फ्रेमिंग। और इसके अलावा हम इसे एक और वर्ड भी इसका होता है, वायर फ्रेमिंग के अलावा वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया। जी मैं अभी एनएस अपलोड करती हूँ, एक सेकंड। वायर फ्रेमिंग के अलावा हम इसे क्या कहते हैं? किसी को पता है कि सोशल मीडिया के लेआउट को क्या बोलते हैं वायर फ्रेम के अलावा? मेरे दिमाग से भी निकल गया। अच्छा, मुझे याद आएगा तो बता दूंगी। फिलहाल के लिए हम इसको वायर फ्रेम ही कह रहे हैं। कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ पर आएगा, आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा पे जाना है, कोई सी भी 3 पोस्ट सोशल मीडिया की उनको कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए ये कॉपी कर रही हूँ, इसको आप ये कॉपी नहीं हो रही, जस्ट अ सेकंड, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैंने आपको बस प्रोसेस बताना है, आप लोग कैनवा से ही करोगे।
देन हर एक प्लेटफॉर्म की क्या साइजिंग होती है, क्या फीचर्स होती हैं, वो सब चीज़ें जो है वो भी हम साथ साथ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा अपनी पोस्ट में इफेक्टिवनेस क्रिएट करना है। किसी भी पोस्ट को कॉपी करो अपने पास फोटोशॉप में, या अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे कॉपी कर लें। पिक्सआर्ट अक्सर लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी फ़ोन में कैनवा भी होता है। दैट्स अप टू यू। किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको कॉपी करो और कश्यप आप कैनवा से कर लो। मैं तो गूगल से इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरे पास अभी कैनवा पे डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। आप लोग कैनवा पे डाउनलोड करो ताकि ज़रा प्रोफेशनल काम करो। अब ये पोस्ट है, अब इसकी आप लोगों ने वायर फ्रेमिंग करनी है। वायर फ्रेमिंग के लिए सबसे पहले इस पे एक ड्रॉ करोगे आप रेक्टेंगल पोस्ट के साइज का। उसको कोई भी कलर कर लो, लाइट में कोई कलर कर लो। अब जरा इसको ऑफ कर दो। अब देखो कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट है एलिमेंट्स की। रेक्टेंगल में ही होगा सारा कुछ। यहाँ पे लोगो की प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये प्लेसमेंट है मेन टेक्स्ट की, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ की। यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट, सॉरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और ये आपके पास कॉल टू एक्शन। ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अभी की एक्टिविटी ये है कि कैनवा से कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट को कॉपी करो, फोटोशॉप में या फोन पे यूज कर रहे हो, कहीं पे भी यूज कर रहे हो, उस पोस्ट को आप पेस्ट करें एंड देन आपने उसकी करनी है वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग के लिए सबसे पहले आप अपनी पोस्ट के साइज का ही एक ड्रॉ करोगे, एक क्या उसे कहते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। ये मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने अपनी पोस्ट के साइज का, ठीक है, ये दिस वन। उसको ड्रॉ करने के बाद रेक्टेंगल को जरा ऑफ कर दे ताकि बाकी चीजें हम इजीली ड्रॉ कर लें। अब बताओ कि सारे सारे एलिमेंट की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे है। जैसे रेक्टेंगल जी ड्रॉ करने और कोई शेप नहीं ड्रॉ करनी, ये लोगों की प्लेसमेंट है। अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर एक जैसा होगा, जो बाकी उसके ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो उसका कलर एक जैसा होगा। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ा विजिबल रहे। अच्छा, उसके बाद ये आपके मेन टेक्स्ट की प्लेसमेंट है। देन अदर इंफॉर्मेशन, ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, और ये कॉल टू एक्शन है। अब इमेज को बंद कर दो, और जो बैकग्राउंड ड्रॉ किया था उसको ऑन करो, और टेक्स्ट सिलेक्ट करें अपना, और उसके ऊपर लिखें कि किस किस चीज़ की प्लेसमेंट थी। ये थी आपके पास लोगों की। अब जो आपने टेक्स्ट यूज करना है, अगर ये नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लो, बेबास इसका नाम है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसी टेक्स्ट को यूज करना है सबने। अभी तक मैं देख रही हूँ कि आप लोग खुद से क्या करते हैं। कुछ बच्चों को तो माइन्यूट डिटेल्स का पता है, आप ख्याल रख रहे हैं इस चीज का, लेकिन बाकी लोग नहायत ही अनप्रोफेशनल टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेसिंग का ख्याल भी नहीं रखते। प्रेजेंटेशन में डिजाइन अच्छे बना रहे हो लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में वो प्रोफेशनल नहीं होती। ये जी बिल्कुल, ये एफ में है। यही आप लोगों ने फिगर आउट करना है। एफ का और जी का मतलब एग्जैक्ट एफ और जी नहीं है। एफ का मतलब क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो एफ लेआउट होता है इस तरह का आपके पास। एक सेकेंड, एफ लेआउट होता है हमारे पास ये इस तरह का सीधा सीधा लेआउट। एक सेकेंड, ये अच्छा, एफ लेआउट होता है हमारे पास ये इस तरह का सीधा सीधा लेआउट, ठीक है।
और जो जी लेआउट होगा वो पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, देन यहाँ पे होगी, देन यहाँ पे होगी। तो ये आप लोगों ने फिगर आउट करना है कि कौन सा लेआउट है, क्या उसकी असेसमेंट है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट एफ और जी लिखा, वो समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, जब आप लोगों ने इस पर टेक्स्ट प्लेस करना है कि लोगों की प्लेसमेंट थी, टेक्स्ट का कलर वाइट होगा, फॉन्ट उसका बेबास होगा, साइज थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेना, लाइक इतना साइज ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी लीडिंग। लीडिंग मैंने बताया था कि लीडिंग इज द स्पेस बिटवीन लेटर्स, तो लीडिंग शुड बी एटलीस्ट 200। बिल्कुल कंडेंस ऐसे करके नहीं मुझे दिखाना। उसकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन करनी है। वायर फ्रेमिंग का भी बहुत ज्यादा काम होता है, आप ना एक्चुअल डिजाइन करो, अपवर्क पे जाके देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ वायर फ्रेमिंग के होते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट का वायर फ्रेम बना दो, सोशल मीडिया डिजाइन का वायर फ्रेम बना दो, एफ लेआउट में, जी लेआउट में। इसके भी आपको इतने सारे काम मिलेंगे। एक्चुअल डिजाइन से पहले ये चीजें करती हैं ब्रांड्स, वो सीधा डायरेक्ट डिजाइन नहीं करवाती हैं आपसे। अच्छा, ये आपने जब कर लेना है, इसके ऊपर आप लिख लो कि ये है जी आपका, दिस इज अबाउट मेन इंफॉर्मेशन या मेन हेडिंग। अभी समझाती हूँ अतिया। और ये है आपका, दिस इज योर अदर टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपने लिख देना कॉल टू एक्शन। ये आपका कॉल टू एक्शन था। अब एक चीज का जो ख्याल रखना, जो मैंने कि नहीं रखा, कि आपने अपनी लेआउट शुड बी परफेक्ट। लेआउट परफेक्ट होने का मतलब ये है कि ये अभी मेरी शेप्स अगर आप देखो, ये एक लाइन में नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने इसकी ड्रॉ की है गाइड, तो कितना डिफरेंस है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। आपका लेआउट बहुत ही परफेक्ट होगा, हर चीज इन प्लेस होगी बिल्कुल, इसके साथ हर चीज जो है उसकी प्रॉक्सिमिटी, उसकी अलाइनमेंट परफेक्ट होगी। एक ये गलती की है। दूसरी गलती ये की है कि अगर लोगो यहाँ पे प्लेस किया इस जगह पे, तो जो दूसरे शेप का टेक्स्ट है उसकी प्लेसमेंट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। इसी तरह से आपने कह के वायर फ्रेम रेडी करना है एक एक पोस्ट का। अतिया के अलावा किसको समझ नहीं आई? फटाफट बताएं, टाइम कम है आज, ये हर हाल में कंप्लीट करना। हीरा को भी नहीं आई, ओके। हबीबा को भी नहीं आई, आयशा को भी नहीं आई, कश्यप को भी नहीं आई। किसको समझ समझ आई? किसको है, किसको बिल्कुल 100% समझ आई है? फरहान को भी नहीं आई, वेल डन, जबरदस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। किसको बिल्कुल, जैद को आ गया समझ। जैद, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी स्क्रीन शेयर करके जरा समझाएं क्या समझ में आया। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, जरा इनको गाइड करें क्या समझ में आया। इनकी स्क्रीन शेयरिंग काइंडली इनेबल कर दे रमशा, और जैद अपना आप माइक अनम्यूट कर दो। अनम्यूट कर लो और स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दे। जी रमशा, आप जैद को अनम्यूट कर दें, या आपने मुझे अनम्यूट कर दिया?
जैद आपकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही, रमशा आपको आ रही है या किसी स्टूडेंट को जैद की आवाज आ रही हो? जैद काइंडली अपने जरा पहले माइक को चेक कर लें, आपकी ऑडियो जो है। जिनको समझ आ गई है वायर फ्रेमिंग बनाना शुरू करें, जिनको समझ नहीं आया उनको जैद एक्सप्लेन करते हैं अभी। ओके, जैद के अलावा किसी और को समझ आई? जैद का आई गेस माइक जो है वो काम नहीं कर रहा। जैद के अलावा किसी और स्टूडेंट को बिल्कुल सही समझ आ गई होगी वायर फ्रेमिंग क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं? जी बिल्कुल सादिया, कैनवा पे जाके कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट सर्च करके उसको डाउनलोड करें और उसके ब्लॉग्स बनाएं कि किस पोर्शन में क्या इंफॉर्मेशन जो है वो लेआउट क्रिएट किया गया है। पिक्चर नहीं मिल रही जाहिद, आप कैनवा से जाके डाउनलोड कर लो। किसी ऐसे स्टूडेंट जिसको पिक्चर भी मिल गई हो और उसके बाद उसका माइक भी चल रहा हो, मैं भी देखूं कि आप लोगों को कितना समझ आता है, कितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रही हूँ।